नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिजोनेंस, कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पूरा देखना। रिजोनेंस, अनुनाद क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनके सभी गुणों को हम उनकी एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की एक से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती है जो कि उसके किसी न किसी गुण को एक्सप्लेन करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम बोलते हैं अनुनादित संरचनाएं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम उनको बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इन सबसे मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। रिजोनेंस के कारण सिस्टम की, उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रिजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के स्थायित्व को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। क्लियर। यहाँ बेंजीन हमने ले रखा है। एक स्ट्रक्चर तो बेंजीन के हम इस प्रकार से बनाते हैं और कभी कभी हम इस प्रकार से भी बना देते हैं। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल, ये जो एरो है इसके द्वारा हम शो करते हैं। दोनों के बीच में किस प्रकार का एरो होगा, डबल हेडेड है, इस प्रकार से एरो दिखाया जाता है। क्लियर। अब बेंजीन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम बेंजीन की बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो प्रत्येक कार्बन में, बेंजीन में बॉन्ड लेंथ, कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सेम आती है। डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। लेकिन बेंजीन की दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा इस प्रॉपर्टी को बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है कार्बन बॉन्ड की। तो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की, जो इन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती है। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर होती है जो कि उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। अब यहाँ पर एक बेंजीन की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रिजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनादित संकर है, या उसको बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। इस स्ट्रक्चर से हम बेंजीन के प्रत्येक कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम आती है, ये दिखा सकते हैं। तो रिजोनेंस को अगर अपन डिफाइन करें तो रिजोनेंस को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि रिजोनेंस इज ए डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम्स लोन पेयर। क्लियर। पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन, या लोन पेयर्स का अस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। अब अनुनाद में आगे बढ़ें उससे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिजोनेंस की हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजोनेंस। जो सबसे पहला पॉइंट है वह है, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम, दे शुड डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम अनुनादित संरचनाएं बनाएंगे तो ध्यान रखना, अनुनादित संरचनाओं में एटम्स की जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट एटम्स का, वह सेम रहता है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ही चेंज होता है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है CH3CHO, ऐसे टेल दिया है अपना। यहाँ पर आप देखो कि CH2 से ये हाइड्रोजन एटम डीलोकलाइज होकर कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है जो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो अब कहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का क्या हुआ है, अरेंजमेंट चेंज हो गया है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, रिजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, एटम्स का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, all the resonating structures must come from the Lewis structure। क्लियर। यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम्स की जो लुईस स्ट्रक्चर, वह मेंटेन रहनी
चाहिए। जैसे कार्बन एटम कभी पेंटावेलेंट नहीं होता, तो कार्बन एटम पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम नेवर टेट्रावेलेंट, यहाँ पर आप इसको टेट्रावेलेंट कर लेना, क्लियर। तो इस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स का लुईस ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट more electronegative element gets negative charge and less electronegative element gets positive charge। जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू बी अ नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वह उस स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ओनली नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कीटोन है अपना, इसकी दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें एक में अगर मान लो ये इधर जाए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आता है, और अगर ये इधर जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव आता है। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक चीज़ ध्यान दो कि ऑक्सीजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन में क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वह स्टेबल नहीं बनेगी, इसलिए वो लेस स्टेबल होगी। ध्यान रखना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और जिसमें ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी और स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब आगे अगला पॉइंट, in the contributing structures like charges should not lie on the adjacent atom। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ध्यान रखें कि अगर लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज पास पास के एटम्स पे होते हैं तो वह सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर देखो N2O की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव का नाइट्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ पर नाइट्रोजन में नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज है, यहाँ भी अपोजिट चार्ज, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो यह स्ट्रक्चर इन तीनों स्ट्रक्चर में सबसे कम स्टेबल होगी, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन शुड बी लो का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है तो उनमें चार्ज सेपरेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास के एटम्स में हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करके सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर सेम अपोजिट चार्ज दूर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और सिस्टम की उसकी यौगिक की कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कम डिस्टेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है, क्लियर। चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होएगी। अगला पॉइंट, द मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रिजोनेंस हाइब्रिड। जो अनुनादी संकर होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, उसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, वह स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्लियर। द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अगर अपन रिजोनेंस बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल में और रिजोनेटिंग इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है तो वहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, जिसमें एक तो एसीटेट आयन है और एक है फिनॉक्साइड आयन। एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या प्राप्त होता है अपन को, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन की जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद, तो ये इधर जब जाएंगे डिलोकलाइज होंगे तो डिलोकलाइजेशन के द्वारा एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्राप्त होती है ये वाली। इन दोनों ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है वह ओनली ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। इन दोनों में अपन को डिफरेंस नहीं कर सकते, दोनों ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, बिल्कुल सेम।
तो इस प्रकार की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब दूसरी बात करते हैं फिनॉक्साइड आयन की। अब फिनॉक्साइड आयन जो कि फिनॉल से हाइड्रोजन को निकालने के बाद प्राप्त हुआ अपन को, फिनॉक्साइड आयन की जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप, जैसे ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर डिलोकलाइज होगा तो इस कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये कार्बन नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये पाएगा उनके इलेक्ट्रॉन इस साइड में। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिलोकलाइजेशन के द्वारा 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त हो रही है। अब इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समान नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसमें पैरा पोजीशन पे है, इसमें ऐसे ऑर्थो पर। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर भी है और कार्बन पर भी है। क्लियर? और जो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस होगा फिनॉक्साइड आयन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वह मोर स्टेबल होगी, और जहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। और हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर होता है तो वो स्टेबलाइजेशन में कम करता है, थोड़ा उसको स्टेबलाइजेशन कम होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, यानी ज़्यादा उसका रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, और जो नॉन इक्विवेलेंट हैं उनमें रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन कम होगा कंपेयर टू इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि एसिटिक एसिड और फिनॉल में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एसिटिक एसिड और फिनॉल में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो एसिडिक कब होगा? जब उसमें से H+ जो आसानी से दे दे। ठीक है? और H+ आसानी से कब? कोई H+ निकलने के बाद में जो बनने वाला कंजुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल हो। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड से जब H+ निकला तो क्या प्राप्त हुआ? एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन में चूँकि इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो 5 बन रही है लेकिन नॉन इक्विवेलेंट होती है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वह ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर होता है, जिसके कारण इसका स्टेबलाइजेशन कम होता है। इसलिए फिनॉल लेस एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है? तो इस प्रकार से जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिनॉल उसकी रिजोनेंस की, तब कई सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो, रिजोनेंस इज एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। जो रिजोनेंस से अनुनाद होता है वह कैसा प्रोसेस होता है? इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। रिजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। के लिए हमने पढ़ लिया कि रिजोनेंस के कारण सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। रिजोनेंस इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ाया था कि रिजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स का डिलोकलाइजेशन होता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। क्लियर? जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है मॉलिक्यूल्स की एक से ज़्यादा, वह सभी क्या होती है? काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, जिनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है? लेकिन जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, अपना अनुनादी संकर होता है, वह रियल स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूल की कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है। क्लियर? द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रिजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस हाइब्रिड और मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस एनर्जी। जैसे कि मॉलिक्यूल की जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक से अधिक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी जो पोटेंशियल एनर्जी है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा फिनॉक्साइड आयन में जहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल्स में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, और इनमें से सबसे मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगी? जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर
और ये अपना रिजोनेंस हाइब्रिड की, रिजोनेंस हाइब्रिड की तो सबसे कम होती है मोस्ट। तो रिजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी ऊर्जा, रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस की संभावनाएं कहाँ कहाँ हो सकती है। क्लियर, देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में हो वहाँ रिजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में हो तो वहाँ भी रिजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद ओड इलेक्ट्रॉन, अगर डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल्स के साथ कंजुगेशन में हो तो वहाँ भी रिजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में हो सकता है। और लोन पेयर इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो, कंजुगेशन में। तो यहाँ पर रिजोनेंस की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म, या डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर। तो इनमें क्या पाया जा रहा है, रिजोनेंस। इसी प्रकार इस वाले स्ट्रक्चर्स में आप देखो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन में होता है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेंजीन के साथ CH2+ जुड़ा हुआ है, क्लियर, तो CH2+ में पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन में पाई बॉन्ड्स हैं तो ये डिलोकलाइजेशन में होते हैं और इस प्रकार से हमें अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होगा और इस कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन शो करते हैं और ये अनुनादी संरचनाएं हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 मेंबर रिंग में देखो आप, क्लियर, तो ये अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड इज कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ डबल बॉन्ड की तरफ डिस्प्लेस होंगे, डिलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में इसमें आप देख सकते हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बन रही है। अब यहाँ पर CH2 वहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ पर जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज में, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट होगा। जब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट होता है तो इस कार्बन पर 5 वैलेंसी होती है, तो ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इस कार्बन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर, फिर इस कार्बन पे, फिर ऐसे, तो इस प्रकार से हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। इसी प्रकार 3 मेंबर रिंग में आप देख सकते हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनती है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद लोन पेयर। लोन पेयर भी तो हो सकता है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर्स इस प्रकार से, क्योंकि लोन पेयर्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर तो नेगेटिव, फिर ये इधर, फिर इस कार्बन पर नेगेटिव, तो इस प्रकार से हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। डिलोकलाइजेशन के द्वारा पॉसिबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बनाते हुए फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, चेंज हो गई है। अब अगला पॉइंट है डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद ओड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन के साथ किस प्रकार से कंजुगेशन में होते हैं, क्लियर। तो देखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा प्राप्त होती है, क्लियर। तो यहाँ पर और जो ओड इलेक्ट्रॉन जो एक एक इलेक्ट्रॉन को अपन पढ़ते हैं अगर, तो वहाँ पर हाफ हेडेड एरो, जब होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तो ये हाफ हेडेड एरो इस प्रकार से एरो काम में लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा,
तो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल जो इस कार्बन पर ऑलरेडी है वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर फ्री रेडिकल। इसी प्रकार में सेकंड स्ट्रक्चर में और थर्ड स्ट्रक्चर में आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर भी किस प्रकार से रिजोनेटिव स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड इज कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में देखो बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है NO2 और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। जब विद्युतीनता ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर सेम सिचुएशन होगी पॉजिटिव विद डबल बॉन्ड कंजुगेशन वाली। तो जब यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा तो फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बीच में और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर इधर फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर सेम इधर पॉजिटिव। तो इस प्रकार से फिर ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव वाली कंजुगेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन में शो हो रहा है। अब बात करते हैं लोन पेयर इज इन कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ किस प्रकार से कंजुगेशन में होते हैं, तो देखो CH3OCH2 प्लस है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर CH2 प्लस के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, इसके साथ डिलोकलाइजेशन में हो रहे हैं ना। इस प्रकार के जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, क्लियर। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर देखो CH3OCH2 प्लस और CH3O डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है। वैसे हम आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे ही कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, के लिए उसमें भी हम समझ जाएंगे। इसमें भी बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में 3 कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि फर्स्ट में कितने हैं 2, तो 3 वाली मोर स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें प्रत्येक एटम्स का देखो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है और प्रत्येक एटम्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, आप चेक करके देख सकते हो। इसी प्रकार नीचे देखो NCH3CH3CH2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमिन है इसमें भी आप देखो कि इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर प्रत्येक एटम का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। अब रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, भाई कई स्ट्रक्चर बनेगी, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर 3 बन सकती है, 4 बन सकती है, 5 बन सकते हैं। इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसका रिजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछ सकता है, आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के पूछ सकता है कि कौन सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या कौन सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, ज़्यादा भाग देगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए जो भी अनचार्ज स्पीसीज है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसकी स्टेबिलिटी चार्ज स्पीसीज से ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ अपवाद है जो हम अभी देखेंगे, यानी कि अनचार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगी, चार्ज स्पीसीज से। अब अनचार्ज में कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं वो देखो आप, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब डबल बॉन्ड का बीच में जो पाई बॉन्ड है इन दोनों रिंग के बीच में, अगर उसका हम डिलोकलाइजेशन इस प्रकार से करें कि इन दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए, तो चार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है। देखो यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड 5 मेंबर रिंग की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2, 4, 2, 6, और डिलोकलाइजेशन में क्लियर। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही 4n+2 पाई हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। दोनों ही रिंग क्या है, एरोमेटिक होती है। और एक प्रकार से नीचे वाले में भी आप देखो, जब 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले, अगर इसका डिलोकलाइजेशन इस प्रकार से करूँ कि इसमें रिंग में भी एरोमेटिसिटी आए और इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी अनचार्ज स्पीसीज से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, यह बात होगी अनचार्ज स्पीसीज में कुछ अपवाद। अब बात करते हैं कि चार्ज स्पीसीज हो तो वहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप चेक करना,
ठीक है, चार्ज स्पीसीज में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसमें जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट हम चेक करेंगे, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। थर्ड है, लाइक चार्जेस शुड नॉट लाइज ऑन एडजेसेंट एटम, पास के एटम्स पर समान चार्ज नहीं होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। क्लियर? इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। पहला एग्जांपल, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी 4 इजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखी है। इन 4 इजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से हमें यह पता करना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। तो देखो, फर्स्ट जो स्पीसीज है वो उस पर कोई चार्ज नहीं हो, अनचार्ज स्पीसीज है। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है, चार्ज। तो फर्स्ट वाले की तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में देखते हैं। 2, 3, 4 में जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे जिस स्ट्रक्चर में, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देखो 2 में कितने बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड, 1, 2, 3 और 4। 3 में कितने, 1, 2, 3 और 2, 5। और 4 में कितने, 1, 2 और 3 और 4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 नंबर वाली इजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 5 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2, 3, 4 में कितने, 4। तो फिर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, 3 नंबर की। अब बात करते हैं 2 और 4 में से। 2 और 4 में से आप देखो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 नंबर की स्ट्रक्चर फिर ज़्यादा स्टेबल होगी 4 नंबर से। तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स को आप देखो, डायज़ोमेथेन है, CH2 डबल बॉन्ड N+ डबल बॉन्ड N-, ये इसकी 4 इजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना रखी है और चारों ही स्पीसीज चार्ज स्पीसीज हैं। अब यहाँ पर हम चार्ज स्पीसीज वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज़्यादा है। तो देखो, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के 4, 2, 6। भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी अगर काउंट करें तो 4, 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पर कितने, 2, 3, 2, 5 और यहाँ 2, 1, 3, 2, 5। तो फर्स्ट और सेकंड में कितने ज़्यादा, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की ज़्यादा होगी। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आप देखो कि चार्ज सेपरेशन किस प्रकार से। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दोनों नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर प्लस नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, जो कि नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस नाइट्रोजन वाले की। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के स्ट्रक्चर्स देखो आप। यहाँ पर जिस पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो थर्ड मोर स्टेबल, फिर फोर्थ। अगला एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH-, फर्स्ट, और CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH-। तो दोनों में सिंपल सा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल, तो नाइट्रोजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से तो ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट की स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा सेकंड से। अगले एग्जांपल में देखो, CH2 माइनस COH और CH2 डबल बॉन्ड CO-H। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और सेकंड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो ऑक्सीजन वाला मोर स्टेबल होगा, तो सेकंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर फर्स्ट की। तो इस प्रकार से कई जो आपको क्वेश्चंस दे दें जिसमें इजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दिए, पूछे आपसे कि मोर स्टेबल इजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है या कौन सी स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो उसको हम इस रूल से डिसाइड कर सकते हैं। अब अगले जो वीडियो आएगा, अगला पार्ट रिजोनेंस का, उसमें टाइप्स ऑफ रिजोनेंस और एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस और कुछ की पॉइंट्स अबाउट रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव फेल, उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।